नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है कि हम अभी चला रहे हैं बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज में कौन सी टॉपिक चल रहा है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले बता दें कि आपको बीपीएससी पीवाईक्यू महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। बीपीएससी पीवाईक्यू करने के क्रम में हम आपको दिखाएंगे कि कितना बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। सीधा सीधा, जिसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस से भी प्रश्न बनता है। ये हम जब क्वेश्चन कराते रहेंगे और सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा, एनालिसिस से प्रश्न मिलेगा, तो उस समय हम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। टोटल मिलाकर के बीपीएससी में आपको 10 से 15 प्रश्न आपको पीवाईक्यू के आधार पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमें दिशा मिलता है। दिशा मिलता है कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक में कितना गहराई तक जाना है, और अन्य कई सारे फायदे भी है। अब ये किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी पीवाईक्यू? जो बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं 72वीं, 73वीं, 74वीं, बीपीएससी की कोई भी सीरीज, बीपीएससी एईडीओ देने वाले हैं, या वो बीपीएससी एएसओ के एग्ज़ाम देते हैं, या फिर टीआरई के एग्ज़ाम वाले हो गए, या बिहार एसएससी वाले हो गए, या बिहार दरोगा वाले हो गए, बिहार पुलिस वाले हो गए, या आधुनिक भारत के इतिहास जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम देखने वाले हैं इसमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के टॉपिक। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, पेज नंबर 78। अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, थोड़ा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। जब हम क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, जब हम अब क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा तो आप उसे रोक करके, या अगर साथ ही साथ अगर आप आंसर दे सकते हैं तो अपना आंसर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कि आप टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे, और जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप मिलान करेंगे कि आपका कितना प्रश्न सही है। अगर 90% प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं, आपका तैयारी अच्छी माना जाएगा। अगर आप 90% प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो अपने स्रोत को फिर से रिवीजन करें। अगर आपकी स्रोत से ये कवर नहीं हो पाता है टॉपिक, तो किसी अन्य स्रोत से भी इस टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करें। यही आपका सही वे राइट वे होगा स्टडी का। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रश्न संख्या 1। अब देखिए कि पीवाईक्यू में डायरेक्ट प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यही प्रश्न 40वीं बीपीएससी में पूछा गया था 1995 में। अब जो बच्चा जो पीवाईक्यू करके गया होगा 1995 का, वो 47वीं बीपीएससी जो 2005 में हुआ था 10 साल बाद, तो वो इस प्रश्न को आसानी से बना पाएगा। इसलिए कहते हैं कि 10 से 15 प्रश्न तो आपका पीवाईक्यू के आधार पे कोई नहीं हर सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातीय वर्ग, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग एवं उदार राजवाड़े। देखिए, जब 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन हुआ तो उसमें उच्च तबके के लोग, जैसे जो बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, या उदार राजवाड़े हैं, उसी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। निर्धन, गरीब, मजदूर, किसान,
इसकी भूमिका न के बराबर देखने को मिला, तो केवल कट जाएगा क्या, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, तो 3 कट जाएगा, तो बाकी बात 1, 2 और 4 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। फराजी कौन थे? ऑप्शन ए हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन बी दादू के अनुयायी, ऑप्शन सी आर्य समाज के अनुयायी, ऑप्शन डी मुस्लिम के अनुयायी। तो इसका सही जवाब होगा फराजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। कौन? सॉरी, हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सैयदुल्लाह द्वारा चलाए गए। कहाँ? बंगाल के फरीदपुर। इसको आप याद रखेंगे। फराजी बंगाल के फरीदपुर में, फराजी बंगाल के फरीदपुर में के हाजी सैयदुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। सैयदुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ कौन थे? सैयदुल्लाह के पुत्र ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। 1818 से 1862 का समय फराजी आंदोलन का मुख्य चरण था, किंतु यह आंदोलन आगे भी जारी रहा, किंतु उनकी गति मंद पड़ गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, जो कि 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है। फौरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फौरोजी या फराजी आंदोलन, वही। तो इसका अभी हम देखे थे। देखिए प्रश्न कैसे रिपीट होता है, तो हम यहाँ दिखाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है, सेम टू सेम 2018 में ये प्रश्न पूछ रहा है। अगर जिसने PYQ एनालिसिस करके गया होगा, ये इस प्रश्न को बना दिया होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न है, मतलब सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। आइए तो इसी प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाजी सैयदुल्लाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका के तरायूनी आंदोलन किसने चलाया था? कलकत्ता के सैयद अहमद अली, अलीगढ़ के सैयद हसन, पटना के हसन इमाम, जौनपुर के करामत अली। अभी आपने देखा फराजी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सैयदुल्लाह के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाए? उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी CDPO 2018 का पूछा गया प्रश्न है। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तनियाई आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व तनियाई आंदोलन चलाया गया था। उसमें जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी सैयदुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का मुख्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल था तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। तायूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 ईस्वी में हुआ था, न कि 1893 में। इस आयोग को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अच्छा, ये थोड़ा गलत प्रश्न हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। ये आपको 53 से 55वीं बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब होगा
भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य की मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। देखिए कितना उपाधि मिला है राजा राम मोहन राय जी को। फिर से पढ़िए। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य की मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न कैसे रिपीट हुआ। ये सेम प्रश्न जो है आपको 2011 में पूछा गया है। और जब हम इसके एनालिसिस को पढ़ते हैं तो नव भारत का पैगंबर, देखिए नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और वही प्रश्न फिर से 2023 में पूछा गया कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। देख रहे हैं यहाँ एनालिसिस से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर अरविंद घोष? तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आइए, हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत का प्रसार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्राण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदांत ग्रंथों वेदांत पुत्र, वेदांत सार आदि और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। आइए अब देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। ये 41वीं बीपीएससी 1996 का पूछा गया प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में, लेकिन यहाँ पे 1828 में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था आयोग ने। आइए राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। ईश्वर की एकता में विश्वास भी करते थे। ब्रह्म समाज में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। इसलिए दिए गए विकल्पों में से इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म समाज का स्थापना 1928 में किया गया था। आइए अब यही प्रश्न देखिए फिर से। इसमें सही दिया है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो है आपको 63वीं बीपीएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी कर्जन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा सती प्रथा को गैर कानूनी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से एवं विद्यासागर के प्रयासों से किसने किया था? विलियम बेंटिक ने।
बेंटिक ने कहा कि बेटियों को बचाओ। बेटी मतलब जो महिलाएं सती हो रही है, उस बेटी को बचाओ। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? विलियम बेंटिक ने। बेंटिक ने कहा बेटियों को बचाओ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती विनियम 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। किस अधिनियम के तहत? बंगाल सती अधिनियम 1829। प्रार्थना समाज, ये आपको 53 से 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट या फिर राम बिहारी घोष। इसका सही जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। देखिए, प्रार्थना कहाँ से होता है? आत्मा से। जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन हो गया? आत्माराम पांडुरंग। इस प्रकार से हम आपको याद कराने की प्रयास करते हैं ताकि लंबे समय तक याद रह सके। प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 ईस्वी में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1868 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। आइए, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? अब देखिए, ये डायरेक्ट प्रश्न कैसे आता है। अब यही प्रश्न जो है आपको 2011 में पूछा गया था, प्रार्थना समाज के संस्थापक। फिर यही प्रश्न असिस्टेंट के एग्जाम में 2019 में पूछा गया। तो ये कैसा प्रश्न आया है? डायरेक्ट। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। मतलब प्रार्थना कहाँ से होता है? आत्मा से। आइए, अगला प्रश्न है 41वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1996 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं राजा राम मोहन राय। नौ हिंदूवाद। एक बात तो आपको याद होगा कि हिंदू को नए सिरे से बसाने के लिए अमेरिका के शिकागो में गए और जब बोले अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, तो तालियों की गड़गड़ाहट से एकदम महफिल सज गया। वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने ही नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आइए, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा को साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नौ हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए थे, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिम संसार को अपने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और
हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भत्सरना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब न केवल खान पान तक सीमित रह गया, वह निर्धन के धनिक वर्ग द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति को धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। भूखे व्यक्ति से विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आइए अब देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जो कि आपको 2020 में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो अभी हमने पढ़े थे किसने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1861, 1891, 1893 या फिर 1897? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे ये 1897 में। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आइए अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 16 है, जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम 2024 में पूछा गया है। राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? ये है आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ये आप अभी थोड़ी देर पहले एनालिसिस में देखे हैं या फिर देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद, जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिकता पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद हृदय व आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवाद आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अब दयानंद सरस्वती, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज एवं बहुजन समाज। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना अच्छा, प्रार्थना समाज का तो एक बात समझ में आता है कि आत्मा से प्रार्थना होता है, तो आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए, हम आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाए थे, या ऊपर भी होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। 1 सेकेंड। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग तथा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए।
धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वे वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ता में से थे। 1893 ईस्वी में आर्य समाज 2 गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी में स्वामी श्रद्धानंद, जिसका अन्य नाम महात्मा मुंशीराम था, और लेखराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1828 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1830 ईस्वी में एवं ऑप्शन डी 1875 ईस्वी में। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कब की गई थी स्थापना, 1875 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए सत्यशोधक समाज किसने, ये प्रश्न संख्या 20 है जो कि 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में। एवं आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी विश्वनाथ शास्त्री एवं ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी। अठारह ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1873 एवं अपने संगठन सदस्य सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अब देखिए यहाँ पे 1995 में यह प्रश्न पूछा गया था। फिर जो सत्यशोधक समाज की स्थापना, और यहाँ देखिए 1995 में पूछा गया था ना सत्यशोधक समाज की स्थापना। फिर ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, सीधा सीधा प्रश्न आपको 2019 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। तो ये किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है? डायरेक्ट प्रश्न। ज़्यादातर प्रश्न आपको एनालिसिस से नहीं, डायरेक्ट प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ये थे ज्योतिबा फूले के द्वारा। प्रश्नोत्तर विकल्पों के अनुसार भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते हैं कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। किसके द्वारा खोला गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई पांडे कर रही थी। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। आगे चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जो कि आपको 53 से 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2011 में पूछा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लाउटस्की, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी एवं स्वामी विवेकानंद। थोड़ा सा भी अगर आपको याद कर पा रहे होंगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना वो व्यक्ति ने किया था जिसका नाम आसान नहीं है। तो ये राजा राममोहन राय इजली याद रह सकता है, स्वामी विवेकानंद इजली याद रह सकता है, महात्मा गांधी इजली याद रह सकता है। तो मैडम HP थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? HP। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला अब यूक्रेनी देश की निवासी मैडम HP ब्लाटवस्ती, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल क्लॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना किया गया था। क्या याद है आपको? इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। भारत में इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज का मुख्य आधार बनाना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी वही है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम HP ने। इतना केवल HP आप याद रखेंगे, उससे भी प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहमनुजा मजदायस सभा के निम्नलिखित विकल्पों में से संयोजन सही को पहचानिए। अच्छा, एक बात आपको अगर याद होगा कि प्रार्थना समाज, ओ भैया प्रार्थना किससे होता है? तो प्रार्थना होता है आत्मा से। तो क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग। अब देखते हैं कि जिसमें प्रथम में आत्माराम पांडुरंग होगा वही होगा भैया। और सत्यशोधक समाज भी तो हमको याद ही है ना, सत्यशोधक समाज भी याद ही है। कौन सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। अब यहाँ देखिए, प्रार्थना समाज प्रथम है तो क्या आत्माराम पांडुरंग है? नहीं। अब यहाँ पे क्या आत्माराम पांडुरंग है? सत्यशोधक समाज नहीं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। 1 सेकेंड, गलती बता दिया। सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना किए थे आपको ज्योतिबा फुले ने। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं सत्यशोधक समाज की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योतिबा फुले ने किए थे। तो आत्माराम पांडुरंग तो इसमें नहीं है तो ये कट गया, इसमें भी नहीं तो ये कट गया। यहाँ आत्माराम पांडुरंग है, यहाँ आत्माराम पांडुरंग है। अब यहाँ देखिए यंग इंडिया के महात्मा गांधी ने किया था, तो मोहनचंद करमचंद गांधी, तो ये हो। और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के किए थे, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्रों से जुड़े रहे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुरदोंजी ने एक अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प सी सही संयोजन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 26 है और ये 39वीं बीपीएससी एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में। ऑप्शन नंबर ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया।
ऑप्शन नंबर बी, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। ऑप्शन नंबर डी, निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। इसका सही जवाब होगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आइए वर्ष 1919 में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठन कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 में के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। यह आपको 40वीं बीपीएससी एग्जाम 1995 का पूछा गया प्रश्न है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, कोलालिंग। ऑप्शन नंबर बी, नाडार। ऑप्शन नंबर सी, महार एवं ऑप्शन नंबर डी, पाली। इसका सही जवाब होगा नाडार। आइए 6 जून 1899 को तिरुनवेली वर्तमान तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिरों में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और मारावर समुदाय के मध्य शिवकाशी संघर्ष में यह दंगा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, जो कि 47वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। शारदा मणि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय की पत्नी। ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद की माँ। ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन की पुत्री। हालांकि वैसे लोग इतिहास के लोगों के परिवार के नाम याद तो नहीं रखते हैं, तो ये थोड़ा आप इसको कठिन प्रश्न में ले सकते हैं, जो फैक्चुअल और कठिन प्रश्न है। लेकिन इसका सही जवाब होगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी कौन? शारदा मणि। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह रामकृष्ण परमहंस से लगभग 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। अरे बाप रे, 5 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दिया गया। अब तो 5 वर्ष में बच्चा स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया रहता है। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद द्वारा एवं ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा के स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति आगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराया। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना भी वही किए थे। सत्यार्थ प्रकाश भी उन्हीं का है। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडक, ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विद मंत्र खंडन प्रमुख है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
पूना सार्वजनिक सभा, ये आपको 66वीं बीपीएससी एग्जाम री एग्जाम 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर बी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर सी 1870 में पंडित रामाबाई रनाडे ने। ऑप्शन नंबर डी 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा 1870 में किए थे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने। देखिए आपको इसमें डेट हो सकता है कि याद ना हो, लेकिन इतना तो पता होगा कि महादेव गोविंद रनाडे ने किए थे। तो अगर इतना भी पता होगा तो आप 50-50 की चांस ले सकते हैं। ये दोनों तो होगा नहीं, अगर होगा तो ये, अगर होगा तो ये, 50-50 की चांस लेकर के आप एग्जाम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस दोनों में से होगा, लेकिन सही जवाब होगा इस ऑप्शन नंबर बी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। आइए इसके एनालिसिस को देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस.एच. साठे, एस.एच. चापुलकर, जी.बी. जोशी आदि के सहयोग से की गई थी। इस सभा में रनाडे का प्रवेश 1871 में हुआ था। रनाडे ने इस सभा में को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, जिससे इस सभा का लोकप्रियता में वृद्धि हुई। पूना सार्वजनिक सभा में रनाडे ने अमूल्य योगदान के कारण उन्हें इस संस्था का संस्थापक भी माना जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, जो कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो 1905 में। कहाँ हुआ? पूना में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1905 में। कहाँ हुआ? पुणे में। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिसका उद्देश्य भारत में सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता को सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, एन.एस. जोशी, पंडित हृदयनाथ गुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एम.सी. सीतलवार, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनके प्रख्यात सदस्य थे। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो वही प्रश्न रिपीट है सेम, गोपाल कृष्ण गोखले ने। देख रहे हैं, डायरेक्ट प्रश्न रिपीट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, जो आपको सूची से मिलान करना है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, तो 1 का हो जाएगा 2। 1 का 2 है तो आप ऑप्शन नंबर सी एवं ऑप्शन नंबर डी तो कट कर सकते हैं। 1 का 2 है। अगला है तत्वबोधिनी सभा एवं आत्मीय सभा। अच्छा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। अब हो गया तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन ने। इस प्रकार से आपका सही आंसर ए हो गया। आइए इसे हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार और। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर एवं आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। फिर से, भारत
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला भी मिलाने करना है। ये कि 17वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न को हम कठिन प्रश्न में रख सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जो आएगा पहले हम वही मिला लेंगे, उसमें कोई अति नहीं है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। अब ए का मिलान किए हैं हमने 3 से, ए का 3, उसमें से कोई नहीं, ये थोड़ा कट कर दो वर्तमान के लिए। बी का मिलान किए हैं 2 से, बी का 2 से, बी का 2 एक में नहीं है तो एक को कट कर देंगे। सी का मिलान किए हैं 4 से, सी का मिलान किए हैं 4 से, इसमें नहीं है तो ये कट कर देंगे। इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसे हम थोड़ा एक बार और याद कर लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, इंडियन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री ने किए थे। आइए इसमें टोटल आपका कितने प्रश्न था? प्रश्न 34। भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में आपको टोटल 34 प्रश्न थे। 34 प्रश्न में अगर यहाँ पे हम 4 प्रश्न निकाल दे तो 30 प्रश्न जिसका भी सही है उसका तैयारी सही है। अगर 30 प्रश्न से कम सही है तो उसे अपने स्रोत को फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर आपके स्रोत इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहा है तो आपको अन्य स्रोत को ऐड करने की आवश्यकता है, या किसी केवल पर्सनली इसी टॉपिक को भी किसी अन्य स्रोत से पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।